बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन हुआ पंजाब असम्बली की एक सीट पर जो निशात डाहा मरहूम की वफ़ात के बायस खाली हुई थी। निशात डाहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से गुज़श्ता इलेक्शन में कामयाब हुए थे और उसके बाद उन्होंने नून लीग से बगावत की और PTI के साथ उनकी हमदर्दियाँ हो गई। अब उनकी बेवा नौरीन निशात डाहा जो है वो इस इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थी और पीपल्स पार्टी भी इस इलेक्शन में थी, तहरीक लब्बैक भी थी और मुस्लिम लीग नवाज़ भी थी। इस इलेक्शन में सीट मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती है। आज इस इलेक्शन के जो नताइज आए हैं उनका तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये नताइज आने वाले जनरल इलेक्शन पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। इस वक्त वोटर्स का ट्रेंड क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स को वोटर किस नज़र से देख रहा है, शख्सियात का वोट बैंक कितना बड़ा है या कम हुआ है, और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे कि चूँकि खानेवाल जनूबी पंजाब का अहम शहर है और इस इलेक्शन के जो नताइज हैं ये जनूबी पंजाब के अवाम के माइंड सेट को भी शो कराते हैं। इससे पहले एक इलेक्शन हुआ था सूबाई कौमी असम्बली का लाहौर में। उस इलेक्शन में PTI मैदान में नहीं थी जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबल थे। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नई अंगड़ाई ले रही है और इसकी रिवाइवल हो रही है। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फिर तीसरे नंबर पर चली गई है। इन तमाम हालात का तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन पर ये जो नताइज हैं ये कैसे असरअंदाज होते हैं या इन नताइज की रोशनी में आने वाले इलेक्शन में अवामी राय का को खाका बनाया जा सकता है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शेख अख्तर साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं सच TV के मुल्तान में, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे राव मंजर हयात साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ शेख अख्तर साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। कैसे हैं शेख साहब, ये जो नताइज आए हैं PP 206 खानेवाल में, इन नताइज ये जो नताइज हैं सबसे पहले तो ये बताइए ये अवामी तवक्कुआत के मुताबिक हैं और आपकी सहाफ़ियों की तवक्कुआत के मुताबिक है या कोई अपसेट हुआ है? नहीं हनीफ साहब, कोई अपसेट नहीं हुआ। सहाफ़ी भी और अवाम भी दोनों का यही ख्याल था कि जो रिजल्ट है वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत में ही आएगा। उसकी बड़ी वजह यकीनन ये है कि महंगाई से लोग परेशान हैं। आए रोज जो है वो बहरान, कभी आटे का, कभी चीनी का, कभी पेट्रोल का, कभी कीमतों में इजाफा। इस हवाले से तवक्को की जा रही थी कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त अवामी हलकों में बुरी तरह पिट चुकी है, तो उसका फायदा मुस्लिम लीग नून को यकीनन मिला है। वैसे भी खास तौर पे इस हलके के हवाले से देखा जाए तो इसकी जो तारीख है वो भी यही है कि पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं 2 से 3 2013 का इलेक्शन छोड़ के यहाँ नून लीग ही हमेशा कामयाब हुई है। उसकी एक बड़ी अख्तर साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में एक ये तासर कायम हो रहा था और ये बल्कि पीपल्स पार्टी तो इस पर बड़ी शादां थी और बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि लाहौर में उन्होंने बड़े वोट लिए हैं, 30,000 के करीब वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने ज़िमनी इलेक्शन में। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे आया है, तो इससे भी कोई पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की कोई उम्मीद लगती है कि जनूबी पंजाब में कोई पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो? इनके जो उम्मीदवार थे वासिक हैदर साहब, उन्होंने 15,000 के करीब वोट लिए हैं, तो रहे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। अच्छा, तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि गुज़श्ता इलेक्शन में निशात डाहा मरहूम जो थे वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन जीते थे। बाद में उन्होंने नून लीग से नाराज़गी का इजहार किया। अब उनकी बेवा ने PTI के प्लेटफार्म से लड़ा और जो PTI के पिछले इलेक्शन में उम्मीदवार थे वो नून लीग के टिकट पे कामयाब हुए हैं। तो ये इस तरह की ये शख्सियात ने जो पार्टियां तब्दील की, इसका भी कोई असर नहीं पड़ा, वोट पार्टी को ही मिला? जी बिल्कुल, यकीनन वोट जो है वो पार्टी को ही मिला, शख्सियात को नहीं मिला। अब ये जो इलेक्शन नून लीग के टिकट से जीते हैं राना सलीम साहब, इन्होंने जो वोट हासिल किए 47,000 के लगभग वोट हासिल किए हैं और यही 2018 के आम इंतखाबात में
पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार थे, तब भी उन्होंने तकरीबन इतने ही वोट हासिल किए थे, कुछ 100-200 वोट्स का फर्क है, बाकी चीजें वही हैं। उसी तरह का रिजल्ट है जैसे जिमनी इलेक्शन में था। राव और मंजर साहब, यही राव मंजर हयात साहब की जानिब चलते हैं। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राव साहब, खानेवाल के इलेक्शन को आपने भी ऑब्जर्व किया, यहाँ लाहौर में भी एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उस पर तो बड़े तबसरे हुए कि शायद पीपल्स पार्टी अब बड़ा मैदान मारेगी, लेकिन इस इलेक्शन के नताइज ने तो ऐसे लगा कि जैसे हनूज दिल्ली दूरस्त पीपल्स पार्टी के लिए। जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये इसमें कॉन्स्टेंट फैक्टर नजर आता है कि पीटीआई जो है वो ग्राउंड लूज कर रही है सेंट्रल पंजाब से और साउथ पंजाब से, यानी लाहौर से, गुजरांवाला से, खानेवाल से, ये अपनी पूरी मुकम्मल जो है राउट हो रही है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसकी ग्रिप जो है वो कमजोर हो गई है। दूसरा जो आंसर हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए और जो हमें बहुत, मुझे कम से कम मैं बड़ा इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो साउथ के हैं, यानी वो चीफ मिनिस्टर जो बजाते खुद साउथ का है और वो डिलीवर नहीं कर पा रहा और साउथ के अंदर से हुक्मरान पार्टी हार रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इंडिकेशन है इस बात की कि अगले इलेक्शंस में इलेक्ट्रेट का जो रुख है वो किस तरफ हो। अच्छा राव साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि चीफ मिनिस्टर भी साउथ से हैं और साउथ से ही हुकूमत बनाई गई थी गुज़श्ता इलेक्शन में, अगरचे कुछ लोग मुस्लिम लीग के टिकट पे जीते थे, बाद में वो शामिल हुए, कुछ आज़ाद जीते थे वो शामिल हुए, तो अब क्या लगता है, ये एक तासर दिया जा रहा था कि साउथ में शायद नून लीग के वोट बैंक को डेंट पड़ रहा है। अब नून लीग के वोट बैंक को तो डेंट नहीं पड़ा, तो ये सारा डेंट पीटीआई को ही पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में भी। देखिए, इसमें तो डिवाइडेड ओपिनियन हो सकता है। जो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक इंटैक्ट कौन सी पार्टी रखने में कामयाब हुई है, जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है फेडरल गवर्नमेंट की और सूबाई हुकूमत की, वो असल वजह है पीएमएल-एन के अंदर दोबारा जान पड़नी। वोट बैंक को इंटैक्ट जो है वो पीएमएल-एन के वोट बैंक को इंटैक्ट जो है वो पीटीआई की मिस गवर्नेंस में रखा हुआ है, और वो इतनी अबतर इनकी गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की कि ऑपोजिशन जो है वो जब भी इलेक्शन होता है तो वो इन्हें खाक और मिट्टी में तब्दील कर देते हैं। अच्छा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि अगर आप हुकूमत जो है वो 90% ये होता है कि ज़िमनी इलेक्शन में जीतती है, हमारा ट्रेंड है मुल्क का, लेकिन पीटीआई ना सिर्फ अपनी ये ट्रेंड भी खत्म कर गई है, बल्कि मुझे ये भी नहीं नजर आ रहा कि अगले किसी ज़िमनी इलेक्शन में अगर कोई होता है तो वो कुछ गेन कर पाएंगे। राव साहब, जो पीटीआई की होम ग्राउंड थी वो मुख्तलिफ शहरों में जो कंटोनमेंट के एरियाज थे उनको समझा जा रहा था कि पीटीआई की होम ग्राउंड है, और दूसरे नंबर पर जनूबी पंजाब के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पीटीआई बड़ी मजबूत है। तो बल्दियाती इलेक्शन में हमने कंटोनमेंट के एरियाज के रिजल्ट भी देख लिए, अब ज़िमनी इलेक्शन जनूबी पंजाब में ये हुआ है, ये रिजल्ट भी देख लिए, तो इससे तो फिर यही फोरकास्ट किया जा सकता है कि पीटीआई अपनी होम ग्राउंड भी लूज कर रही है। मैं गुजारिश ही करूंगा कि मैं इसको अर्बन रूरल डिवाइड के तौर पे या साउथ और नॉर्थ की डिवाइड के ऊपर नहीं देखता। मैं एक तालिब इल्म हूँ आम सा पॉलिटिक्स का, मैं इसे देखता हूँ आपका जो वोटर था मिडिल क्लास का, यूथ जो था आपका, जिसको खान साहब ने अपनी तरफ इंतहाई कामयाबी से लेके गए थे, इसमें कोई शुबा नहीं है कि 2018 से पहले उनके जलसे जुलूस जो है वो बेमिसाल हुआ करते थे। तो वो जो उनका यूथ है या वो जो मिडिल क्लास जो सोचने वाली है या वो जो पढ़ने वाली है, जो समझते थे कि शायद हमारे हालात तब्दील हो जाए, वो लोग जो हैं वो इनसे मुतनफिर हो चुके हैं। राव साहब, पीपल्स पार्टी भी वोटर के हवाले से स्टेटस को का ही शिकार है। आपका तबसरा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक ले लें नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा, और वक्फे के बाद राव मंजर साहब से ये गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही है ज़िमनी इलेक्शन की, खानेवाल में होने वाले इलेक्शन और उसके नताइज की। उससे हम जायज़ा ले रहे हैं कि राय आमा किधर जा रही है और आने वाले इलेक्शन में वोटर का रुझान क्या होगा। ब्रेक से पहले राव मंजर साहब से मैंने पूछा था कि पीपल्स पार्टी लगता है कि अभी वोटर के हवाले से स्टेटस को का शिकार है। पीपल्स पार्टी का जो दावा था कि वो अब बड़ी मकबूलियत हासिल कर रही है जनूबी पंजाब में और पंजाब में, तो इस इलेक्शन ने तो साबित किया कि नहीं, वो वही की वही है जहाँ पे गुज़श्ता इलेक्शन में थी। असल में जी ये जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आ रही है जी, बहुत शुक्रिया। असल में पीपल्स पार्टी जो है वो बुनियादी तौर पे अपनी होम ग्राउंड भी लूज कर चुकी है और पंजाब तो खैर वो मुकम्मल बहुत नीचे चले गए हैं। आप अंदाजा फरमाएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो पंजाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की, लाहौर से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन आज इनका नामो निशान नहीं है सेंट्रल पंजाब में और इवन सदर्न पंजाब में भी ये कुछ भी नहीं। अच्छा, इसकी ये वजह नहीं है कि इनकी कोई स्ट्रेंथ जो है उसमें कोई मसला हुआ है। लोग इनकी सिंध सेंट्रिक जो इनकी अप्रोच है मोहतरम जरदारी साहब की और मोहतरम बिलावल साहब की, कि वो एक सूबे पे फोकस कर गए हैं। पंजाब ने और केपी ने इस पे बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया है और जो मिस गवर्नेंस सिंध में है पीपीपी की, उसकी वजह से लोगों के जहनों में बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। अब चले ये सवाल हम हसन मुर्तज़ा साहब के सामने रखते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है, आपको मेरी आ रही है आवाज़? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। डिबेट ये चल रही है कि खानेवाल में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर में जब ये दूसरी पोजीशन हासिल की थी और वोट बैंक भी बड़ा था, तो ये अंदाज़ा किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी का शायद पंजाब में दोबारा हिया हो रहा है, लेकिन खानेवाल के रिजल्ट ने तो कुछ और ही शो कराया। लगता है अभी दिल्ली दूरस्थ। देखिए जी, अब उसको हर आदमी ने अपने तरीके से अपने अंदाज से देखना है। हुकूमत तो है वो कभी भी ये नहीं सोच सकती कि उसका ग्राफ नीचे आया है, जबकि आप अगर पिछला इलेक्शन देखें तो उसमें खानेवाल में पीपल्स पार्टी के इसी 206 में 6000 वोट थे। कल हमने वहां से 15000 वोट लिए है। पीटीआई का वोट कम हुआ है, नून लीग का वोट वहां पे कम हुआ है। बेशक कास्टिंग कम हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और यही था लाहौर में भी हमारा, कि लाहौर में भी हमने वहां पे भी पहले से ज्यादा वोट लिया है। तो इसमें कैसे कहा जा सकता है जी कि पीपल्स पार्टी जो है उसका ग्राफ नीचे आया है? पीपल्स पार्टी ने तो 8 या 10% वोट ज्यादा लिए हैं पिछले इलेक्शन से। आप उसे कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का रिवाइवल नहीं? पीपल्स पार्टी का रिवाइवल स्टार्ट हो चुका है जी, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। ये जितने परसेंट वोट बैंक बढ़ा है हसन साहब लाहौर में या खानेवाल में, जितना वोट बैंक बढ़ा है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी है? इससे आप इलेक्शन में कोई अपसेट कर सकेंगे या वोट बैंक ही बढ़ाएंगे? पावर पॉलिटिक्स है यहाँ पे। आप देखें पिछली दफा नून लीग का जो उम्मीदवार था, अब वो पीटीआई का उम्मीदवार था, और जो पीटीआई का उम्मीदवार था अब नून लीग का उम्मीदवार था। तो पंजाब के अंदर पावर पॉलिटिक्स है, लोग आते जाते रहते हैं, अपनी हैसियत और अपनी सियासी वफादारियां बदलते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे ये कर लेना, अंदाजा कर लेना कि आने वाला वक्त जिस रेशो से बढ़ा है, यहाँ में पीएम इलेक्शन के पास एक बंदा भी नहीं था। 2002 में कितने लोग थे इनके पास? और फिर प्यूली की जितनी अक्सरियत थी, तो 2008 चली गई नून लीग में। और फिर इलेक्शन से पहले 2018 में देखे इस तरीके से ये तो जब इलेक्शन का
ऐलान होगा, जब सब बंदी होगी, उस वक्त आप देखेंगे कौन कहाँ खड़ा हुआ है। हसन साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि ये पावर पॉलिटिक्स है, शख्सियात का भी वोट बैंक है और पार्टियों का भी वोट बैंक है, तो हमारे यहाँ जो विनिंग हार्स हैं वो अक्सर उन पार्टियों का ही रुख करते हैं ना जिनसे उम्मीद होती है कि ये कंपटीशन में आएंगी और इनमें से कोई एक पार्टी जीतेगी। तो इस वक्त तक के ट्रेंड तो ये नहीं लगते कि मुकाबला अब भी इस बार भी अगर हुआ तो पीटीआई और नून लीग के दरमियान में ही होगा, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे ही रहेगी, ऐसे लगता है? देखिए ना कि इस वक्त हमारा एक कारकुन था और वो कारकुन भी हमारा 13 तारीख को आए हल्के से, उसके बेटे की शादी थी, 12 को उसका वलीमा था, वहां से 13 को वो तशरीफ लाए, तो पूरी कंप्लेन की नहीं कर सके। हमारा तो उम्मीदवार भी है, आम कारकुन था, जबकि उसके मुकाबले में आपके सामने ही है जो साबिक एमपीए था, उनकी अहलिया थी गलबन, और दूसरा उम्मीदवार भी पहले लड़ चुका था। तो ये होता रहता है। इससे हम तो ये समझते हैं कि जितना वोट आज इसने लिया है, अगर आपकी बात कोई मान लिया जाए तो लोगों ने आज भी हमें वोट किया है, जबकि उन्हें कोई उम्मीद नहीं कि इनका उम्मीदवार जीतना है, और उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि इनका उम्मीदवार तो साथ देंगे, इससे तो हमारी नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद लोग देखने वाली। अच्छा हसन साहब, एक और भी ज़रा क्लैरिटी कर दीजिए कि ये कहा जाता है कि अक्सर पंजाब में शख्सियात मजबूत हैं और शख्सियात के नाम पे वोट पड़ता है। इस इलेक्शन ने तो साबित किया कि कोई शख्सियत चाहे पीटीआई की तरफ से खड़ी हो या नून लीग की तरफ से खड़ी हो, वोटर ने फैसला पार्टियों के हवाले से किया है। ये निशात दाहा साहब की बेवा की जो है वो पीटीआई से खड़ी हुई, वो खुद नून लीग के टिकट पे जीते थे। अब राना सलीम साहब ये पीटीआई के उम्मीदवार थे, अब ये नून लीग के टिकट पे जीते हैं। तो इससे ये नहीं लगता कि पार्टियों का वोट बैंक स्टेबल है पंजाब में? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हर हलके के अपने हालातों वाक़यात हैं, सारे हलके एक जैसे नहीं होते। मोस्टली पंजाब के अंदर आप सही कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब और ये सेंट्रल पंजाब का कुछ हिस्सा, ये वाकया ही शख्सियत का वोट है। कई जगह पे पार्टीज का वोट भी है जो फैसला कुन वोट है। तो ये पंजाब की हर हलके की अपनी सूरत हाल है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि सारे हलके पार्टीज के हैं, यहाँ ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर हलका जो है वो नोटेबल्स का या इलेक्टेबल्स का है। तो इसे अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि रात को देखा जाए, इसमें मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा कि हमारे इस खित्ते के अंदर मजहबी रुझानात के लोग बहुत ज्यादा हैं। शेख अख्तर साहब, आपने इन नतायज को ग्राउंड पे देखा। ये टीएलपी के बारे में एक परसेप्शन थी कि टीएलपी बड़ा अपसेट करेगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे नतायज के मुताबिक वो चौथे नंबर पे आई। टीएलपी का फैक्टर इस इलेक्शन में कैसा रहा है? जी हनीफ साहब, टीएलपी कोई वाकई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाई। 2018 के जो इलेक्शन में थे उसमें इनके 5700 वोट थे, और इस बार जो उनके उम्मीदवार थे शेख अकमल, उन्होंने कोई 9600 वोट लिए। तो 2500 से 3000 वोटों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन ये इतने वोट नहीं है कि वो किसी उम्मीदवार को जितवाने या हरवाने में कोई फर्क डाल सके। तो टीएलपी कोई इतना बड़ा उनसर नहीं है यहाँ, खास तौर पे साउथ में इसकी कोई फॉलोइंग इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये शेख साहब ज़रा ये बताइए कि मरहूम निशात दाहा की बेवा जो है उनको हमदर्दी का वोट भी ना मिल सका, पार्टी का अपना वोट भी लूज़ हुआ और मुस्लिम लीग नवाज ये सीट जीत गई, तो ये क्या वजूहात क्या बनी? ये बैड गवर्नेंस तो एक इशू सामने आ रहा है, इसके अलावा जनूबी पंजाब के हवाले से कोई ख़ास फैक्टर भी असरअंदाज हुआ? जी बिल्कुल, पीटीआई गवर्नमेंट ने शुरू में इलेक्शन में आने से पहले वादा किया था और अपने बाज़ाब्ता मंशूर में इसको शामिल किया था जनूबी पंजाब सूबे को। आपको याद होगा एक इत्तेहाद भी बना था, रहीम यार खान के कुछ लोग थे, कुछ मुल्तान के, कुछ जो अब जनूबी पंजाब महाज बना था, जनूबी पंजाब सूबा महाज।
जिस जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से वो बना था, उन्होंने भी वादे किए, लेकिन वो भी वजारतें लेके मुख्तलिफ सीटों पे बैठ गए, लेकिन अमली तौर पर अलहदा जो सूबा है उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत थी इस हवाले से, और आखिर तक अब तक इनके 3 साल गुजरने के बावजूद पहले इनका वादा था कि 100 दिन के अंदर जो है वो अलहदा सूबे के हवाले से अमली इकदाम करके दिखाएंगे। तो आपके ख्याल में ये सूबे के हवाले से भी वादा पूरा नहीं किया गया, बैड गवर्नेंस भी हुई, खुद वजीर आला का ये एरिया है जनूबी पंजाब, उनका होम ग्राउंड है, तो ये सारे मामलात में पीटीआई का फेलियर नज़र आ रहा है और आइंदा आने वाले इलेक्शन में इसको मजीद भुगतना पड़ेगा आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, मुकम्मल फेलियर है जी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि अवाम तंग है महंगाई से। साउथ पंजाब जो सूबा है उसका वादा पूरा नहीं हुआ, और यहाँ तरक्याती कामों के हवाले से खास तौर पे खानेवाल में कुछ ऐसा कोई 3 साल के दौरान कोई बड़ा मंसूबा है, बल्कि कोई छोटा मंसूबा भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं दिया गया जो काबिल जिक्र हो। तो ये सारे अवामिल मिलके ये जाहिर करते हैं कि ये मसाइल राव साहब पीपल्स पार्टी तो हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि नहीं, उसका ग्राफ डाउन नहीं हुआ, ग्राफ बढ़ रहा है, और वो उनके लिए तो ये गालबन सेटिस्फैक्ट्री सूरत हाल है जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये पीटीआई के लिए कितना चैलेंज है, और क्या पीटीआई के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी, कोई ऐसा मोजज़ा, कोई ऐसा इनकलाब, कोई ऐसी चीज़ है कि वो ये सारी होम ग्राउंड जिसको वो क्लेम कर रही थी उसको रीगेन कर ले? सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा जी कि हसन मुर्तज़ा साहब को बात करने का राइट है, उनको राइट है कि वो जो उनका नज़रिया है उसके हिसाब से बात करें, लेकिन ऑन ग्राउंड फैक्ट्स पीपल्स पार्टी के हक में नहीं है। ये हम लोग जानते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जीबी से लेके एजे के पंजाब ये लूज कर चुकी है। अब उनको कहाँ कैसे वोट, मतलब लाहौर में मुझे अब पता है कि वोट बैंक कैसे उनका बड़ा है, उस पर किसी और वक्त बात कर लेंगे। तो मैं उनकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ जो है वो बढ़ गया है। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि पीटीआई के पास क्या नुस्खा है। देखिए पीटीआई जो है ना जी, उसके मुतालिक मैं कॉलम लिखता रहा हूँ उसके हक में, मैं और हसन निसार साहब हम लिखते रहे हैं काफ़ी अर्सा, लेकिन पीटीआई ने बड़ी मायूस किया है जी हमें आम लेवल के ऊपर। लोग महंगाई का जिक्र करते हैं जो कि दुरुस्त बात है, महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई को हैंडल करना जो है उसका भी एक ज़ाब्ता मौजूद है, कानून मौजूद है, और वो पीटीआई जो है वो मुकम्मल नाकाम हुई है एक एपरेटस बनाने में जिसमें वो इस महंगाई को कंट्रोल कर सके। आपके ख्याल में गवर्नेंस बेहतर करके कोई महंगाई वगैरह पे काबू पा ले तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए? सर आप बहुत संजीदा क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये असल में जो पूरे प्रोग्राम का क्रक्स है वो ये क्वेश्चन है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि अब पीटीआई के पास वक्त नहीं रहा, ये 1.5 साल में या 18 महीने के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि आप 3.5 साल की जो आपकी गवर्नेंस है उसको आप इम्प्रूव कर सके। अगर आपने करना होता तो पहले साल में कर लेते, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका लीडर ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप इन पंजाब है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी का आदमी है। ठीक, मैं कहना नहीं चाहता, बुरा लगता है, मायूब लगता है। मैंने खुद वज़ीर आला के साथ काम किया हुआ है, आपने भी बेतहाशा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स देखे होंगे। उस्मान बुज़दार साहब को लगा के कंटिन्यू करवाना मैं समझता हूँ पीटीआई का सबसे बड़ा एक उन्हें इस चीज़ का नुकसान हुआ है जिसको वो किसी सूरत में कवर नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम जो राव साहब, वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, दूसरे इश्यूज भी डिस्कस करने, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दूसरे इशू पे बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पंजाब में मुतारफ़ कराए जाने वाले नए बल्दियाती निज़ाम पर बात करेंगे। नया बल्दियाती निज़ाम मुतारफ़ तो करा दिया गया है, लेकिन इस निज़ाम के बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और अबहाम अब भी पाए जाते हैं। कई बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, पता नहीं है कि किस चीज़ का क्या किरदार होगा और किस तरह का सेटअप होगा। इस प्रोग्राम के इस हिस्से में इस इशू पर बात करते हैं और मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कमेटी कोट समाबा के। मुख्तलिफ समाजी इशूज़ पर और इस तरह के इशूज़ पर बात करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, ये बताइए कि ये जो नया निज़ाम मुतारफ़ कराया गया है बल्दियात का, इसमें आप बता रहे थे मुझे ये प्रोग्राम से पहले कि इसमें बड़े अबहाम पाए जा रहे हैं और बड़े आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या अबहाम हैं इसमें? जी अनीफ साहब, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये जो बल्दियाती इदारे हैं इनको कोई दिल से तस्लीम ही नहीं करता। आप इसकी हिस्ट्री उठाकर देख लें कि जो जिनको हम ये कहते हैं कि डिक्टेटर हैं, वो इस निज़ाम के साथ उन्होंने प्यार किया और उसको प्रमाण चढ़ाया, और जो हमारे सियासी लोग हैं वो कभी तस्लीम ही नहीं करते, वो कोई भी जमात हो। और दूसरी बात आपने जो पूछी है, इसमें बहुत से इबहाम हैं। अभी तक खुद उनको ही नहीं पता जिन्होंने ये कानून बनाया है कि ये है क्या बल्दियाती। अब मैं उसकी एक आपको मिसाल दे दूं कि 187 तकरीबन म्यूनिसिपल कमेटीज हैं। आप ये देखें कि ये म्यूनिसिपल कमेटीज जो हैं इनमें से कुछ बहुत पुरानी हैं जो 50 साल से भी ऊपर, 60 साल से भी ऊपर है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस थी जो अपने काम कर रही थी, उनको यक जुम्बिश कलम जो है वो खत्म कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि असूल ये होता है परफॉर्मेंस का कि जितने छोटे यूनिट्स होंगे उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने एक जिले का निज़ाम दे दिया और नीचे नेबरहुड और विलेज काउंसिल दे दी। वो ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर मेरा सवाल इनसे ये है, अरबाब इख्तियार से या जिन्होंने ये कानून बनाया है, कि आप देखें कि मेरी म्यूनिसिपल कमेटी एक छोटी सी म्यूनिसिपल कमेटी है और उसके बिल्डिंग दफातर मौजूद है, उसकी आप देखें मशीनरी मौजूद है, शक्कर जेटर मौजूद है और उसके स्टाफ मौजूद है। ये कहाँ की दानिशमंदी है कि आप उनको खत्म कर दें और अच्छा, अब ये म्यूनिसिपल कमेटी लेके आए। महमूद साहब, अब ये म्यूनिसिपल कमेटीज खत्म कर दी गई हैं, जो है वो दूर है, जो जिला नाज़म का दफ्तर है वो दूर है। इसी तरह पूरे पंजाब के अंदर इस तरह के मसाइल पेश आएंगे कि मैंने अगर एक ढकना भी लेना है, या मैंने कोई छिड़काव अपना करवाना है, या मैंने कोई अपने किसी सीवरेज की जो है वो स्लैब बनवानी है, कुछ भी करना है, मुझे जिला नाज़म के हजूर पेश होना पड़ेगा, मुझे वहां के चीफ ऑफिसर के हजूर पेश होना पड़ेगा, और मैं वो एप्लीकेशन अब आवाम के पास कहां भी इतना टाइम होगा। महमूद साहब जरा ये वाजे कीजिए कि ये जो 187 आपने म्यूनिसिपल कमेटीज कहा, ये सारी खत्म हो गई हैं। अब इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह आपने बताया, बिल्डिंग्स हैं, मशीनरी है, वो अब किसके अंडर हो गई? मैं ये कहता हूं कि किसी के अंदर नहीं होंगी। ये तबाही और बर्बादी का एक पैगाम है। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इमरान खान साहब से ये गुजारिश करता हूं, मैं उस्मान बुजदार साहब से ये गुजारिश करता हूं कि वो अपने जो म्यूनिसिपल कमेटीज के चेयरमैन इस वक्त फाल हैं, और उनको वो बुलाएं, उनसे पूछें, उनसे मशवरा करें, ग्रास रूट लेवल पे पूछें। ये वहां बैठ के जो जिसने भी ये कानून दिया है वो उस हद तक बेहतर होगा, हम ये नहीं कहते, लेकिन आप ये बताएं कि इनका क्या बनेगा। अच्छा, ये जो नया निज़ाम लाया गया है, इसमें जो सिटिंग इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इनका कोई इनपुट शामिल नहीं है इसमें? कोई इनपुट शामिल नहीं, किसी ने नहीं पूछा। देखिए, मैं आजाद हैसियत से लड़ा हूं और बिला मुकाबला मैं मुंतखब हुआ हूं। आप ये देखें कि हमें उम्मीद थी इमरान खान साहब से। मैं ये हैरान हूं कि उनसे ये फैसला कैसे करवाया गया कि जो यूनिट्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप बनाए जिला नाज़म और डायरेक्ट जो बुखारी साहब, ये तो हो गए बुखारी साहब,
ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 187 आप म्यूनिसिपल कमेटीज बता सकते हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाए, वो कहीं और जम करनी होंगी इन्होंने। प्रोग्राम में भी आप मियां महमूद रशीद साहब को ले लें, मुझे बिठा लें, आप उनसे सवाल करें, ये डिबेट होनी चाहिए। मैं हैरान हूं कि मीडिया में अभी तक क्यों डिबेट नहीं ये शुरू हुई कि जो नया निजाम आया है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। महमूद बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्रामों में इस मौजू पर सैर हासिल डिबेट हो सके। वाकई ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि इतने बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है म्यूनिसिपल कमेटीज़ का, बिल्डिंग्स हैं, मशीनरी हैं, वर्कर्स हैं, वो किधर जाएंगे, किसके अंडर होंगे। नए निज़ाम में इस हवाले से कुछ नहीं बताया जा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि इस निज़ाम को बनाने वाले, इसके जो खाका निगार हैं, वो भी नज़रसानी करेंगे और उन लोगों की आरा ज़रूर शामिल करेंगे जो असल स्टेक होल्डर्स हैं। आने वाले प्रोग्रामों में इस पर मज़ीद बात करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।